नमस्कार। खास खबर में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस खास खबर में कुछ ऐसी खास खबरों के साथ हमारी आपकी मुलाकात हो रही है जो कह सकते हैं कि दिन भर क्या खास रहा। जी हां, कैबिनेट की बैठक होनी है कल। पप्पू यादव का राजभवन मार्च भी है किसान के समर्थन में। पंजाब के किसान बिहार आए हैं, बिहार के किसान को मनाने आए हैं कि आप भी हमारे आंदोलन के साथ जुड़िए, आपकी गरीबी के पीछे वजह क्या है ये समझाने आए हैं। बैंकर्स की मीटिंग हुई है। राज्य सरकार नाराज है कि बार बार कहने के बावजूद जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बैंक में जो बिहार के पैसे जो जमे हो रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। 60% से अधिक पैसे बिहार के पैसे दूसरे राज्यों में इन्वेस्ट हो रहा है। कई ऐसे खबरें हैं जिन खबरों के साथ हमारी आपकी मुलाकात चंद मिनटों तक इस खास खबर के दौरान होगी। जी हां, आरजेडी का मंथन बैठक समाप्त हो गया। 12 बजे से लगभग 3:30-4 बजे तक ये बैठकें चली। 4 घंटे तक ये बैठक हुई। पहले पाली की बैठक में प्रत्याशियों से पूछा गया, विधायकों से पूछा गया, जिला अध्यक्षों से पूछा गया कि आखिर हार की वजह क्या है रही, क्यों हम हारे। कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया। पार्टी के कई सीनियर नेता भी निशाने पर हैं। रामचंद्र पूर्वे जो सबसे ज़्यादा निशाने पर हैं वो इस बैठक में आए ही नहीं, क्योंकि उन पर सीधा आरोप है अपरिहार के उम्मीदवार को चुनाव हराने का। सीतामढ़ी जिले के कई प्रत्याशियों के हराने का उन पर आरोप है, वो आज बैठक में आए ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें इस बैठक में पहली पाली में हुई। और दूसरी पाली में किसान आंदोलन को लेकर हुआ कि शीघ्र ही 14 जनवरी समय निर्धारित किया गया है। उससे पहले भी किसान आंदोलन को लेकर आरजेडी सड़क पर उतरेगी। चलिए हमारे साथ इसको लेकर पहले हम जरा सुन लें कि इस बैठक के बाद तेजस्वी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। हाँ, जंगल राज का महाराजा कौन है? कहाँ गया सुशासन? जज पे हमले हो रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या, लूट, मारपीट, अपहरण, गैंगरेप, रेप जैसे वारदात हो रहे हैं। कहाँ गया सुशासन? तो इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच जाएंगे। चलिए, जनता के बीच जाएंगे। रेप, गैंगरेप, जजों पर हमला, मतलब जिस सहारे सत्ता से दूर हुए तेजस्वी, मतलब गवर्नेंस, सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, आज उसी मसले को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे। चलिए हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं अशोक मिश्रा जी। अशोक जी, याद करिए, जंगल राज के सहारे ही नीतीश अंतिम क्षण तक वो रेस में बने रहे। उसमें जंगल राज की बड़ी भूमिका रही और कहा यह जा रहा है कि जंगल राज की वजह ही का जो भय दिखाया गया, इस जीत के पीछे बड़ी वजह यही है। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी जी भी और नीतीश कुमार भी जंगल राज को लेकर सबसे ज्यादा मतलब आक्रामक रहे। और आज उसी जंगल राज के सहारे तेजस्वी जनता के बीच जा रहे हैं। कह रहे हैं कि कौन सा ये राम राज है। बिल्कुल, देखिए संतोष जी, जो पिछले बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो फर्स्ट फेज तक विकास की बातें या अन्य बातें हो रही थी, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में जंगल राज ही मुख्य मुद्दा रह गया था। और खास करके एनडीए के सभी बड़े नेताओं ने इसी मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव और आरजेडी पर हमला किया था और इसका लाभ भी मिला। और कहीं न कहीं दूसरे और तीसरे फेज में आम जनता ने फिर से एनडीए को समर्थन दिया और आज नीतीश फिर से सरकार पर काबिज हैं। लेकिन यह मुद्दा अभी भी मरा नहीं है और तेजस्वी यादव लगातार अब नीतीश के शासन को महाजंगल राज की संज्ञा देते रहे हैं। और आज की बैठक में भी, हालांकि ये समीक्षा बैठक हार के कारणों को लेकर के बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में जो बातें छन कर आई उसको देख करके आरजेडी नेतृत्व को लगा कि यह प्रमंडल वाइज बैठक होनी चाहिए और फिर हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। तेजस्वी ने नेताओं को एक तरह से चेतावनी भी दी कि पार्टी के खिलाफ जो जिन्होंने काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
लालू प्रसाद यादव से मिल करके वो आए हैं और निश्चित रूप से उन्हें यह अधिकार मिला है कि पार्टी हित में जो महत्वपूर्ण फैसले होंगे वो हम करेंगे। लेकिन जंगल राज को लेकर के तेजस्वी ने आज एक बार फिर निशाना साधा है और उन्होंने अब पार्टी की मीटिंग में कहा कि 2021 में भी फिर से चुनाव हो सकता है। उन्होंने अपने पार्टी नेताओं को कहा कि जिनको यह लग रहा है कि 2020 का चुनाव समाप्त हो गया तो फिर अब अभी चुनाव नहीं होने को, लेकिन 2021 में भी चुनाव हो सकता है। और इसकी मुख्य वजह तेजस्वी ने बताई कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर के राज्य सरकार पर निशाना साधा है, वैसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं और कहीं ना कहीं इस बार जो सरकार बनी है उसमें बीजेपी पर निर्भर हैं नीतीश कुमार। पहले होता था कि नीतीश कुमार फ्रंट लाइन पर होते थे और बीजेपी पीछे होती थी, लेकिन इस बार बीजेपी आगे है और कहीं ना कहीं बीजेपी के बैसाखी के सहारे नीतीश कुमार चल रहे हैं। तो इसको लेकर के तेजस्वी ने कहा है कि हम इस पर रणनीति बनाएंगे, हम जनता के बीच जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो या लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, तो अपने जो घटक दल हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेतृत्व के साथ भी बैठ करके विचार विमर्श करेंगे कि जो आंदोलन की रूपरेखा होगी वह क्या होगी, किस तरह से हम सड़कों पर उतरे हैं। और उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर के आरजेडी पूरी तरह से किसानों के साथ है। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती है, उसे किसान दिवस में मनाएंगे और 14 जनवरी के बाद यानी कि मकर संक्रांति के बाद सड़कों पर उतरेंगे तेजस्वी। उनका यह मानना है कि अभी चूंकि शीतलहर है और दूसरी बात है कि अन्य दलों के नेताओं से बैठ करके भी रणनीति बनानी है। तो जंगल राज को महाजंगल राज के रूप में तब्दील करने की तेजस्वी की जो योजना है, और बार बार वो अब जंगल राज की चर्चा नहीं करते हैं। आप जब भी किसी आरजेडी के बड़े नेताओं की बात करिए तो वो अब महाजंगल राज की बात करते हैं और इसी मामले को लेकर के वो घेरना चाहते हैं कि आरजेडी के शासन से अब बेहतर शासन नीतीश का नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी से मतलब 15 वर्षों का जो शासनकाल रहा है वो शासनकाल से बेहतर शासनकाल अब नीतीश का नहीं रहा, अब ये महाजंगल राज। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। जी हाँ, खबर है बैंकर्स बैठक का। आज बैंकर्स बैठक थी और इस बैठक में कई तरह के सवाल खड़े किए गए। हालांकि अगर बात करिए बैंकर्स बैठक के बाद डिप्टी सीएम या बिहार के उप मुख्यमंत्री के बॉडी लैंग्वेज का या बयान का, तो कमोबेश एक ही जैसा था। जैसा 2005 में जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। 60% राशि जो मतलब बिहार के लोग अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे राज्यों के लोग कर रहे हैं। बिहार में निवेश नहीं हो रहा है, बिहार में ऋण नहीं दी जा रही है। ये 2005 से हम लोग सुन रहे हैं, जब सुशील मोदी वित्त मंत्री थे तब भी, अब्दुल बारी सिद्दीकी कुछ दिनों के लिए बने तब भी, अब ये बने हैं, इनके समय में भी तारकेश्वर प्रसाद बने हैं, इनके समय में भी यही चीजें सामने आ रही है। वो मतलब मुश्किल से 2005 से लेके 2020 के बीच में करें तो 5-6% की बढ़ोतरी हुई है बिहार में। बैंकर्स को का जो सीडी रेशियो है उसमें 5-6% का बदलाव हुआ है। मतलब अभी भी बैंकर्स बिहार में निवेश करने वाले लोग या व्यापार करने वाले लोगों को ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए जरा सुनते हैं इस बैठक की समाप्ति के बाद तारकेश्वर प्रसाद ने, जो अभी वित्त मंत्री भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, उन्होंने क्या कहा है। क्षेत्र में एटीएम और जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स के या जो ग्रामीण बैंक के जो ब्रांचेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खुले, ये हमने सुनिश्चित किया है। बहुत फिगर में मैंने नहीं दिया है, लेकिन मैंने कहा कि अगली बार जब आए तो इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। और जो हमारा सीएससी है वो प्रत्येक पंचायत में तो निश्चित रूप से चालू हो जाए। सीएससी चालू हो जाने से जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो तो कम से कम प्रत्येक पंचायत में प्रारंभ हो जाए, इसको भी हम सबों ने कहा है। वही सीएस की बात हो रही है जिस सीएस की लगातार लूट हो रही है बिहार में, कि गांव में जो पंचायत स्तर पर जो ये बनाया गया है बैंकिंग व्यवस्था को लेकर कि पैसे लेने के लिए उनको शहर आने की जरूरत नहीं है। सीएफसी जो बैंकिंग व्यवस्था को गांव तक पहुंचाने के लिए लूट हो रहा है रोजाना। सुरक्षा देना भी सरकार का काम है। हमें लगता है कि मंत्री को इस पर सोचना चाहिए। चलिए अब हम इस सवाल के साथ हम मरगूब आलम से जुड़ गए हैं। मरगूब, जिस तरीके से बैठक हुई है
अगर बात करें तो 2005 में भी सुशील मोदी इसी तरीके से बैंकर्स पर आरोप मढ़ते थे कि वो बिहार में की दिलचस्पी नहीं लेते हैं। आज भी कमोबेश वही स्थिति है, मतलब पिछले 15 वर्षों में चीज़ें नहीं बदली हैं। लेकिन सुशील मोदी, अब्दुल बारी सिद्दीकी और अब नए तारकेश्वर प्रसाद हमारे वित्त मंत्री भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं। क्या उनका आज कहना था इस बैठक के बाद? देखिए संतोष जी, पूरे बैठक के दौरान बैंक कर्मियों ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरीके के हालात थे, उस हालात को देखते हुए जो राज्य सरकार के पूर्व निर्देश थे, उस निर्देश पर बैंक खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन जब उनसे दिए गए टास्क के बारे में पूछा गया तो अब थोड़ा समझिए कि जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, 34% से ज्यादा सकते हैं कि सीडी रेशियो और एसीपी 34% से ज्यादा किसी भी जिले में इससे ज्यादा लक्ष्य की प्राप्ति बैंकों ने नहीं किया है। इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और मेरा ये पहला मीटिंग था। मैंने बैंक के अधिकारियों से कहा है कि अगर ऐसे आप करेंगे तो आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर बिहार कैसे बन पाएगा। लेकिन उन्होंने सख्त लहजे में एक चेतावनी जरूर दी है कि आगे आने वाले जो बैंक राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें मैं रहूंगा, अगर आपको आना है तो आप परिणाम लेके आए, अन्यथा ना आए। ये चेतावनी सीधे तौर पर दी है। और हमारे बातचीत में संतोष जी उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैंने कह दिया है कि जिन बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं होगी वो अब बैंक में आप हमें चेहरा दिखाने नहीं आएंगे, हमें अपना रोना रोने नहीं आएंगे, हमें परिणाम ला करके चाहिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरीके के हालात हैं, खास करके किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें, खास करके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात करें और लोगों को लोन, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी क्रेडिट कार्ड के मामले में बैंकर्स का रवैया बहुत ही नकारात्मक रहा है। चलिए अब धरने पर किसान, जी हाँ, पंजाब से संदेशा लेकर पहुंचे हैं पंजाब के किसान, बिहार के किसान के लिए कि इस जमी की बात अगर करें तो सबसे मेहनतकश लोग बिहारी हैं। इसी बिहार के मजदूर के सहारे पंजाब आज पंजाब है। पंजाब से बहुत ही बेहतर जमीन बिहार के पास है, मौसम भी अनुकूल है, फिर भी बिहार के किसान गरीब क्यों हैं? हम पंजाब के किसान संदेशा के साथ आज पहुंचे हैं और उनका कहना था कि आज एमएसपी होता बिहार में तो बिहार के किसान पंजाब के किसान की तरह अमीर होते। आज बिहार के किसान 1000-1200 रुपये क्विंटल धान बेचने को मजबूर हैं। हम 1880 रुपये क्विंटल धान बेच के आए हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ बिहार के, पंजाब के किसानों की लड़ाई नहीं है, इस देश के किसानों की लड़ाई है। इसीलिए आप सब लोग एक साथ हमारे साथ आइए, क्योंकि ये लड़ाई किसानों की लड़ाई नहीं, अन्नदाताओं की लड़ाई है और उपभोक्ताओं की भी लड़ाई है। जरा सुनिए इस संदेशा लेकर जो किसान आए हैं पंजाब से, वो क्या कह रहे हैं। आंदोलन तो बिहार के लोगों ने शुरू करना है, लेकिन वो दिल्ली नहीं जा सकते, वो बिहार में पटना में शुरू कर सकते हैं, वो अपने अपने जिलों में शुरू कर सकते हैं, वो अपनी अपनी तहसीलों में शुरू कर सकते हैं जहां भी उनको सूटेबल हो। लेकिन बिहार के किसान का, अगर हमने जो महसूस किया है कि अगर बिहार का किसान पूरा आंदोलन को उठाता है, पूरे जोर से आंदोलन को उठाता है, तो सबसे ज़्यादा फायदा बिहार के ही किसान को होगा। जवान जय किसान तो बहुत बड़ी बात है बोलने के लिए, लेकिन अब तो किसान के लिए मेरे ख्याल में जिंदा रहना भी मुश्किल हो रखा है। और रही बात ये सिर्फ और सिर्फ अब किसान की लड़ाई नहीं है। हालात ये हुए थे कि पंजाब से ये लड़ाई उठी थी। पंजाब वाले जो बड़े भाई हैं, जो साथी हैं हमारे, उन्होंने एक बहुत अच्छे से उन्होंने किया शुरू, लेकिन उसके बाद अब ये पूरा का पूरा आंदोलन हो चुका है, जन आंदोलन हो चुका है, पूरे देश के अंदर हो चुका है। और ये मेरी समझ से सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है। अब अगर आप उस चीज़ को, किसान तो सिर्फ खरीद पे और बेच पे ही अपनी बात कर रहा है, ज़मीन के जो हालात उसके हो रहे हैं जुड़े हुए, लेकिन जो असली लड़ाई जो होगी वो ये होगी उपभोक्ता को, यानी खरीदार को। वो सभी शामिल है उसके अंदर, आप भी शामिल हो। किसान जो बिहार पहुंचे हैं उसमें एक कारगिल युद्ध में अदम साहस का परिचय देने वाला एक सिख युवक भी इनके साथ। क्या खास था बिहार के किसानों को लेकर जो पंजाब के किसान संदेश लेकर आए थे,
गौतम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं न्यूज रूम में, उस वक्त पूरे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। गौतम, क्या कहना था इन किसानों का कि भाई आप बिहार के किसानों से ये क्यों सहयोग चाहते हैं? किसान आंदोलन के ये नेता हैं और वरिष्ठ नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी है, संयुक्त किसान मोर्चा के ये वरिष्ठ नेता हैं और ये 4 लोगों के साथ पटना पहुंचे थे जो कहा जाता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए। बिहार में लगातार जिस तरह से बंद हुआ, बंद में आंदोलन हुआ, मगर एक बात उठी, जो भी सत्ता दल में पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि बिहार के किसान इसमें सम्मिलित नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसान को छोड़कर किसी भी प्रदेश के किसानों की सहभागिता जो इस आंदोलन में होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। आखिर क्या कुछ कारण है? सरकार कह रही है कि जो दिल्ली के पास बैठे हुए जो नेता हैं, किसान नेता जो अपने आप को बता रहे हैं, वो बिचौलिए हैं, जो किसान और के अनाज को खरीदकर मंडी में जो बिचौलिए के रूप में काम करते हैं और जो उससे उनकी जो कहिए आमदनी होती है वो आमदनी वो नहीं चाहते कि बंद हो। मगर जिस तरह से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुरुनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे थे, वो भी किसान हैं। इसके बाद जो कमांडो जिसकी हम बात कर रहे हैं, पूर्व कमांडो हैं, उन्होंने कारगिल युद्ध में अपना सहयोग दिया है। 26/11 के ताज हमले में उन्होंने अपना सहयोग दिया है बचाव में। इनका नाम है रामेश्वर सयोराव। ये पहुंचते हैं अपने तमाम मेडल के साथ, यहाँ पहुंचते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया, उन्होंने बात कही कि किसानों को लेकर जिस तरह से बात हो रही है, बिचौलिए के रूप में उन्हें दिखाने की कोशिश कर रही है सरकार किसान कृषि बिल को, जिस कृषि कानून को जो कहा जा रहा है कि हम तमाम विषयों को मानने के लिए तैयार है, मगर किसान मानने को तैयार नहीं है। तो उन तमाम चीजों में जो बातें सामने रखी जा रही है वो जो प्रमुख बातें हैं जो किसानों के हित में नहीं है, जो सरकार और जो उद्योगपतियों के बीच में साझेदारी हुई है, कृषकों को जो कहा जाता है कि इस बिल से नुकसान होगा, इस कानून से जो नुकसान होगा, तो तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने कि बिहार के किसानों से हमारे साथ गौतम जुड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब से जो संदेशा लेकर किसान आए हैं, साथ में एक योद्धा भी उनके साथ है, सैनिक भी हैं, जिन्होंने कारगिल और ताज हमले के बचाव को लेकर कमांडो में बड़ी भूमिका उनकी रही थी। वो कह रहे हैं कि ये छलावा है, जय जवान जय किसान का नारा एक छलावा है। किसान के साथ साथ जवान भी खतरे में है इस देश में। क्या ये सवाल लाजमी है? क्या इनके इस हुंकार के बाद बिहार के किसान इनके साथ जुड़ेंगे? चलिए, ये खास बुलेटिन जारी है, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और जी हाँ, केंद्र को अल्टीमेटम, आखिर ये अल्टीमेटम क्यों दी जा रही है, एक बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्या हुआ है झारखंड में जिसको लेकर अल्टीमेटम है? क्या है सरना आंदोलन, और उस आंदोलन को लेकर केंद्र को अल्टीमेटम क्यों दी जा रही है? झारखंड की सरकार जब उस आंदोलन के बाद उनके बिल को पारित कर दिया, तो केंद्र में ये बिल क्यों रुका हुआ है? कई से सवाल है जरा, लेकिन पहले देखिए कि इस आंदोलन में शामिल लोगों का कहना क्या है। क्यों ये कह रहे हैं कि 21 दिसंबर तक अगर 1 महीने के अंदर में ये कानून लागू नहीं हुआ तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। तो अपना सरना धर्म कोड के साथ जनगणना में शामिल होने का अवसर प्राप्त नहीं है, तो हम लोग 3 आदिवासी संगठन मिलकर आदिवासी संगठन अभियान, केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद सरना धर्म कोड के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोगों ने भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 31 दिसंबर 2020 तक इसकी घोषणा करें, नहीं तो 31 जनवरी 2021 को हम लोग राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम करेंगे। चलिए, इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ संदीप जुड़े हो। जरा इसको समझिए कि ये जनगणना में सरना धर्मावलंबियों की सूची में नाम दर्ज क्यों नहीं हो रही है, जबकि झारखंड सरकार ने इसको पास कर दिया है। संदीप, हम चाहेंगे कि ये मसला क्या है, कहाँ ये सूची में दर्ज, जनगणना की सूची में क्या है जो दर्ज नहीं हो पा रहा है? एनआरसी जैसा मसला तो नहीं है, क्या मामला क्या है?
जी, कह सकते हैं आदिवासी समाज की जो सरना धर्मावलंबी जो हैं उनकी एक काफी पुरानी यहाँ मांग रही है कि आदिवासी सरना धर्म कोड लागू किया जाए, यानी उनकी एक अलग से पहचान हो जो सरना धर्म को मानने वाले हैं। और यही मसला कह सकते हैं काफी पुराना है और यह लड़ाई काफी पुरानी है, काफी दिनों से इसको लेके आंदोलन चल रही है और इसमें सरना धर्म के लोगों का कुछ बहुत अभी यदि बात करें तो कुछ सॉर्ट आउट भी हुआ है कि राज्य सरकार ने इसे यहाँ से पारित करके केंद्र तक भेज दिया है, पर अब यह गेंद कह सकते हैं केंद्र के पाले में है और केंद्र को निर्णय लेना है कि इसे कब लागू करना है। ऐसे में लगातार इनका जो विरोध है वह अब भी जारी है। आज भी इन्होंने राजभवन के समक्ष धरना देकर यह चेतावनी केंद्र सरकार को देने की कोशिश की है कि यदि दिसंबर माह तक इस पे कोई निर्णय नहीं होता है तो वे 31 दिसंबर को पूरे राज्य में कह सकते हैं चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न करेंगे, जिसमें रोड से लेकर रेल यात्रा तक यानी ट्रेन तक भी रोकने का काम करेंगे। हालांकि इनका जो मुख्य एजेंडा है कि जो आदिवासी सरना धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनका एक अपना धर्म कोड हो। जैसे हिंदू के लिए अलग से उनकी गिनती होती है जनगणना में, मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग से गिनती होती है, सिख के लिए एक अलग से उनकी गिनती है, वैसे ही ये चाहते हैं कि सरना धर्म को मानने वाले लोग जो हैं उनकी गिनती अलग से हो। और इनका एक और भी खास मकसद है कि 2021 की यदि बात कर रहे हैं तो उसमें पुनः फिर से जनगणना पूरे भारत में होनी है और ऐसे में यदि जनगणना से पहले इनका जो धर्म कोड की मांग है वह लागू नहीं होती है तो जनसंख्या की जो फिर से गिनती होगी उसमें इन्हें अलग करके गिनती नहीं होगी, फिर इन्हें उन्हीं समाज में ही एक तरह कह सकते हैं शामिल होकर इनकी गिनती हो जाएगी। तो ऐसे में इनकी कितनी संख्या है वह भी स्पष्ट नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि जो आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं और काफी तबका है, इसमें काफी बड़ा तबका है जो इससे प्रभावित हुए हैं और कहीं ना कहीं इस बार ये लोग आर पार की लड़ाई के लिए बाध्य हैं और कह सकते हैं कि पूरी कमर कस लिए हैं। और इनका साफ तौर पे एक और भी डिमांड है कि जिस तरह से राज्य से इसे जरूर राजनेताओं ने या राजनीतिक पार्टियों ने पारित किया है, पर जिन लोगों ने उस समय यहाँ के विधानसभा में जब पारित किया गया था उसके बाद कहीं ना कहीं वे राजनेता भी चुप्पी साध लिए हैं। तो इन्होंने उन राजनेताओं से भी यह अपील की है कि जिस तरह से उस वक्त आपने सबका सपोर्ट किया है तो उसी तरह अब जब केंद्र के पास यह पूरा मामला है तो उसमें भी सपोर्ट कर इसे लागू करवाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संदीप जुड़े हुए थे और सरना आंदोलन क्या है ये इस आंदोलन को लेकर वो चर्चा कर रहे थे। और चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। ठंड से बेहाल बिहार झारखंड। जी हाँ, मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया है, 24 तक यही स्थिति रहेगी। ऑरेंज अलर्ट मतलब ऑरेंज अलर्ट का मतलब ये है कि आने वाले समय में 22 और 23 तारीख को कड़ाके की ठंड बिहार को लोगों को और झारखंड को लोगों को कड़ाके के ठंड महसूस होंगे और इसके लिए आप सतर्क रहें। मतलब उन्होंने सतर्कता को लेकर भी अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट है ये। और इस बारे में हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक। क्या स्थिति है बिहार में ठंड को लेकर? मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, किन किन जिलों के लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए, मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया वो पूरे बिहार को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और जिसमें 23 और 24 22, 23, 24 3 दिनों के लिए जो अलर्ट है वो ऑरेंज जोन के लिए अलर्ट किया गया है, जिसमें घना कोहरा और बादल छाए रहेंगे और शीतलहर का प्रकोप बढ़ भी सकता है, जो कि पर डे के हिसाब से उनको अलर्ट करना पड़ेगा। तो ऑरेंज जोन में ये होता है कि संभावना ज़्यादा भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है, जिसको लेके पर डे के हिसाब से उनको मौसम विभाग अलर्ट करेगी। तो फिलहाल कहा जाए तो पूरे बिहार में 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें घना कोहरा, शीतलहर और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो फिलहाल कहा जाए तो जिस तरह से आम लोग बाहर निकलते हैं उनको थोड़ा सा कम निकलना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिनों का अलर्ट है, जिसमें शीतलहर का जो प्रभाव पड़ेगा वो आम लोगों पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण प्रशासन को भी तैयारी करनी पड़ेगी कि जहाँ जहाँ अलाव का व्यवस्था नहीं हुआ वहाँ लगभग कम समय में ही उनको उपलब्ध किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 खबरें हैं। एक तो जमुई में एक शिक्षक की हत्या हुई है और उस हत्या के बाद कह सकते हैं कि पब्लिक रोड पे आ गई, सड़क पर आ गई और पुलिस फायरिंग हुई है।
फायरिंग के बाद थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। दूसरी खबर रांची से है। रांची से ये खबर आई है कि PLFI का चीफ, जिस पर 15 लाख का इनाम घोषित था, वो आज सुबह अहले सुबह पुलिस मुठभेड़ में मारी गई है। चलिए इस खास खबर की खास बुलेटिन को अब यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।